हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नीलम आपका अपने चैनल स्टडी एंड रिसर्च में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, टाइम हो गया है, इस समय हम डिस्क्रिप्टिव स्टडी करते हैं हिस्ट्री की। तो चलिए आज हम डिस्क्रिप्टिव स्टडी पे चलते हैं और इसमें जो टॉपिक लिया है वो है रोलेट एक्ट के बारे में और दो और टॉपिक हैं। तो चलिए लाइन से हम सीक्वेंस वाइज इन टॉपिक्स को समझते हैं। इस तरह का वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लें ताकि इस तरह का वीडियो जब भी मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो जो सबसे पहला टॉपिक लिया है वो है रोलेट एक्ट का, जो कि घटित हुआ था 17 मार्च 1919 ईस्वी को। नौकरशाही के दमन चक्र, गरीबी, युद्ध काल में धन एकत्र कर सिपाहियों की भर्ती में सरकार द्वारा प्रयुक्त कठोरता के कारण भारतीय जनता में पनप रहे असंतोष ने आंदोलनकारी गतिविधियों को और अधिक उत्तेजित कर दिया था। इन्हीं आतंकवादी गतिविधियों को कुचलने हेतु सन 1917 में सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। तो किसकी अध्यक्षता में? सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। फिर इस समिति की संस्तुतियों के आधार पर सन 1919 में केंद्रीय विधानमंडल में दो विधेयक पेश किए गए, जिसमें एक विधेयक परिषद के भारतीय सदस्यों के विरोध के बाद भी पारित कर दिया गया। 17 मार्च 1919 को पारित किया गया विधेयक ही रोलेट एक्ट के नाम से जाना जाता है। तो इसका जो डेट है वो थोड़ा इम्पोर्टेंट है। 17 मार्च 1919 को ये पारित किया गया था। देश भर में इन विधेयकों के विरुद्ध आवाज उठाई गई। इन विधेयकों का विरोध काले विधेयक कहकर किया गया। हड़तालें की गई। इस कानून को बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून कहा गया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसका ये स्टेटमेंट कि रोलेट एक्ट के बारे में ये दिया गया है, बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून। कारण यह था कि बिना मुकदमा चलाए सरकार जिसको चाहे जब चाहे जेल में बंद कर सकती थी। रोलेट एक्ट के द्वारा सरकार को जनता की स्वतंत्रता का अपहरण करके संदिग्ध व्यक्तियों को जेल में डालने का अधिकार प्राप्त हो गया। इसका विरोध करने के लिए गांधी जी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना की। कई 30 मार्च को और अधिकांशतः स्थानों पर 6 अप्रैल 1919 को शोक दिवस तथा हड़ताल का आयोजन किया गया। छोटी मोटी हिंसा की बीच पंजाब और दिल्ली में गांधी जी के प्रवेश को प्रतिबंधित कर दिया गया। 9 अप्रैल को गांधी जी दिल्ली प्रवेश के समय गिरफ्तार कर लिए गए। इससे इनका विरोध और अधिक तीव्र हो गया। बंबई ले जाकर गांधी जी को रिहा कर दिया गया। जलियांवाला बाग हत्याकांड देख लेते हैं। ये तो बात हो गई रोलेट एक्ट की। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो कि घटित हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। पंजाब के लोकप्रिय नेता डॉक्टर किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध हेतु 10 अप्रैल को शांतिपूर्वक जुलूस में पुलिस ने बर्बरता दिखाई और सेना बुला ली गई, जिससे स्थिति और अधिक बेकाबू हो गई। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को बैसाखी का दिन अमृतसर में जलियांवाला बाग में दो नेताओं की गिरफ्तारी के विरुद्ध एक शांतिपूर्ण सभा का आयोजन किया गया था। सभा स्थल के चारों ओर ऊंची ऊंची दीवारें थी। केवल एक दरवाजा 7.5 फीट चौड़ा था तथा 7.5 फीट चौड़ा था। अंग्रेज जनरल डायर, जो वहां लगभग 200 देसी तथा 50 गोरे सैनिकों को लेकर पहुंचा, बिना पूर्व चेतावनी के सभा स्थल में गोलीबारी के आदेश दिए। बाग के एकमात्र दरवाजे को रोक दिया गया और निहत्थी तथा निर्दोष जनता पर गोलियों की बौछार
कर दी गई, यानी बौछार शुरू कर दी गई, जिसमें 1000 लोग मारे गए। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 10 मिनट तक हुई गोलीबारी में 379 व्यक्ति मारे गए और 1200 लोग घायल हुए। इस घटना ने राष्ट्र की सोई हुई चेतना को झकझोर डाला। दीनबंधु CF एंड्रयूज ने इस हत्याकांड को जानबूझकर की गई क्रूर हत्या की संज्ञा दी। रविन्द्रनाथ टैगोर ने इस हत्याकांड के विरोध में नाइट की उपाधि को लौटा दिया तथा वायसराय के कार्यकारिणी के सदस्य शंकर नायक ने त्यागपत्र दे दिया। कांग्रेस ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में एक समिति गठित की। इस समिति के सदस्य थे मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, RC दास, तैयब जी और जयकर आदि। कांग्रेस जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट में डायर की निंदा करते हुए उस विवेकहीन तथा भाववेश में होकर कदम उठाने का आरोप लगाया। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद पंजाब में लगे मार्शल लॉ के समय गुजरांवाला और उसके सीमावर्ती क्षेत्रों में हवाई जहाज से हमले किए गए। इस कांड के फलस्वरूप खिलाफत आंदोलन और तेज हुआ और जलियांवाला बाग हत्याकांड के 2 दिन बाद ही अंग्रेजी सरकार ने सैनिक शासक लागू करके लोगों के साथ बहुत ही कठोरतापूर्ण व्यवहार किया। दिसंबर 1919 में अमृतसर में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन से जनता में एक नई चेतना का उदय हुआ। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय पंजाब में चमनदीप के नेतृत्व में एक झंडा फौज अस्तित्व में आया। तो ये हो गया जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में। और इसके अलावा वहाँ अगर आप जाते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड की जगह पर, तो आज भी जो गोलियां चलाई गई हैं, दीवारों में जो लगी हैं, वो सभी अभी भी सुरक्षित उसी तरह से रखे गए हैं। निशान जो हैं उनके बने थे, जो फायरिंग की गई थी, वो निशान आज भी वहाँ पर मौजूद है दीवारों पर। इसके अलावा गोलियों से बचने के लिए वहाँ के लोगों ने, एक वहाँ कुआं था, उसमें भी छलांग लगा दी थी। कहा ऐसा जाता है कि वो कुआं पूरा लोगों से भर गया था। तो बहुत ही भयानक हत्याकांड हुआ था। चलिए आगे हम देखते हैं, टॉपिक पे आ जाते हैं, खिलाफत आंदोलन के बारे में। असहयोग आंदोलन की ओर से भारतीय मुसलमानों के आकर्षित होने का प्रमुख कारण खिलाफत आंदोलन ही था। मुसलमानों की निष्ठा खलीफा के राज्य तुर्की के प्रति थी। 1914 ईस्वी में रूस, इंग्लैंड व फ्रांस ने तुर्की के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी, जिसमें तुर्की की हार हुई। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद ब्रिटिश सरकार ने तुर्क समाज का विघटन करने का निश्चय किया। अतः भारतीय मुसलमान रुष्ट हो गए और मोहम्मद अली, शौकत अली मोहम्मद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, हकीम अजमल खां, डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी आदि तुर्की ने प्रबल समर्थक थे। अली बंधुओं, जिसमें कि मोहम्मद और शौकत अली ने अपने पत्र कामरेड में तुर्की एवं इस्लामी परंपरा के प्रति सहानुभूति व्यक्त की। खिलाफत आंदोलन की मांग थी कि तुर्क साम्राज्य को अखंड रखा जाए और खिलाफत का एक आध्यात्मिक संस्था के रूप में अविच्छिन्न अस्तित्व बना रहे। खिलाफत आंदोलन में महात्मा गांधी के आंदोलन में प्रवेश से एक नई क्रांति की लहर दौड़ी, जो एक तुर्की समाज के विभाजन के विरुद्ध प्रारंभ हुई। गांधी जी ने इसे हिंदू मुस्लिम एकता का एक सुनहरा अवसर माना। 17 अक्टूबर 1919 ईस्वी को अखिल भारतीय स्तर पर खिलाफत दिवस मनाया गया। अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन 1919 में हुआ। 24 नवंबर 1919 ईस्वी को खिलाफत समिति की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की। यह सम्मेलन दिल्ली में हुआ। डॉक्टर अहमद अंसारी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल 13 जनवरी 1920 को वायसराय से मिलने के लिए गया, जो खाली हाथ लौटा। 10 अगस्त 1920 को
सीवर्स की संधि के बाद तुर्की का विभाजन हो गया। गांधी जी ने इस प्रक्रिया से रुष्ट होकर असहयोग आंदोलन किया, जिसमें खिलाफत कमेटी भी शामिल हुई। लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में कलकत्ता में हुए सितंबर 1920 ईस्वी के कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारत में विदेशी शासन के विरुद्ध सीधी कार्रवाई करने और विधान परिषदों का बहिष्कार करने तथा असहयोग तथा सविनय आंदोलन करने का समर्थन किया। फिर आ जाता है 1922 ईस्वी में। यह आंदोलन उस समय स्वतः ही समाप्त हो गया जब मुस्तफा कमलान पाशा के नेतृत्व में तुर्की में खलीफा की सत्ता समाप्त कर दी गई और आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था की शुरुआत की गई। तो आगे जो टॉपिक हम लेंगे वो लेंगे असहयोग आंदोलन का। ये थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ देख सकते हैं ये प्लेलिस्ट है अलग अलग कैटेगरी की। जो न्यू व्यूवर है उनको मैं बता दूं कि अगर आप हिस्ट्री की तैयारी कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर हिस्ट्री के एमसीक्यूज़ और डिस्क्रिप्टिव स्टडी के लिए बहुत सारे मटेरियल मिल जाएंगे। और सबसे पहले जो वीडियोस की प्लेलिस्ट आप देख रहे हैं ये है एमसीक्यूज़ हिस्ट्री के। प्रैक्टिस सेट ए और बी में केवल एमसीक्यूज़ हैं हिस्ट्री के, तो इसको आप खोल कर देख सकते हैं। और यहाँ पे जो अभी आप वीडियो देख रहे हैं 90 वीडियो यहाँ पे अवेलेबल हैं। वैसे 93 वीडियोस हो गए हैं डिस्क्रिप्टिव स्टडी के। जिन लोगों ने स्टडी जिनकी बाकी है, जिन्होंने नहीं की है, उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना पड़ेगा। वहाँ पर प्लेलिस्ट क्रिएट किया हुआ है, लिंक दिया गया है। लिंक के माध्यम से आप इन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लें, ताकि इस तरह का वीडियो जब भी अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। ओके फ्रेंड्स, गुड नाइट, टेक केयर एंड बाय बाय।